हेलो एवरीवन, दिस साइड योर अंश भैया और स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 नीट टाइटल्स पे। और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विच इज इंपॉर्टेंट बोथ फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट यूजी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। एक्चुअली में लीनियर मोमेंटम क्या होता है? सो इफ आई ट्राई टू डिफाइन लीनियर मोमेंटम इज इट इज द इम्पैक्ट कॉजिंग कैपेसिटी, it is the impact causing capacity of an object in motion. It is the impact causing capacity of an object in motion. यानी कि भैया लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इम्पैक्ट के बारे में बता रहा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है वो कितना इम्पैक्ट कॉज करेगा। सो लीनियर मोमेंटम क्या बता रहा होता है? एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक मास जो मोशन में है, जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, एक मास जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, वो क्या इम्पैक्ट करेगा अपने मास और वेलोसिटी की वजह से, उसको कौन बता रहा होता है? लीनियर मोमेंटम। तो क्लास 9 पे हमने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था, P = mv, P = mv, एग्री? सो क्लास 9 में हमने लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था, P = mv। अब इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास क्या है? सपोज मेरे पास ये एक कंडीशन है जहाँ पर ये एक माउंटेन है और ये माउंटेन की क्या है? इंक्लाइंड ढलान है। तो आपने कहा कि यहाँ पर नीचे खड़ा हूँ मैं, यहाँ पर नीचे खड़ा हूँ मैं, दोनों ही केसेस में। और दोनों केसेस में माउंटेन की जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंगल थीटा, दोनों केसेस में सेम है। यहाँ पर मेरे पास एक हैवी स्टोन है जो कि माउंटेन के टॉप से नीचे आ रहा है मेरी तरफ, और यहाँ पर मेरे पास एक फुटबॉल है जो कि माउंटेन के टॉप से नीचे आ रही है मेरी तरफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों केसेस में, अगर मैंने आपसे कहा कि दोनों केसेस में वेलोसिटी क्या है? सेम है। दोनों के नीचे आने की वेलोसिटी क्या है? सेम है। तो कौन सा केस आपके लिए ज़्यादा डेंजरस है? कौन सा केस आपके लिए ज़्यादा डेंजरस है? फुटबॉल का आपसे आके टकराना या इस हैवी स्टोन का आपसे आके टकराना? डेफिनेटली ऊपर वाला वो डेंजरस है, वो लीथल है, आपकी जान भी जा सकती है। तो वो डेंजरस क्यों है? क्योंकि भैया वो एक हैवी स्टोन है और उसका मास m जो है वो फुटबॉल के मास m से क्या है? ज़्यादा है। उसका मास m जो है वो फुटबॉल के मास m से क्या है? ज़्यादा है। तो अगर मैं ऊपर वाले केस का लीनियर मोमेंटम डिफाइन करूँ, लीनियर मोमेंटम ऑफ स्टोन, तो मैं देख रहा हूँ कि स्टोन का मोमेंटम क्या आ रहा है? कैपिटल M × V। और अगर मैं यहाँ पर फुटबॉल का मोमेंटम डिफाइन करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि फुटबॉल का मोमेंटम क्या आ रहा है? अगर मैं फुटबॉल का मोमेंटम डिफाइन करूँ तो मैं देख रहा हूँ फुटबॉल का मोमेंटम क्या आ रहा है? डैट इज़ स्मॉल m × V, राइट? अब अगर दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। अगर ये भी v है और ये भी v है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है? आपने कहा कि जो स्टोन का है मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है किससे? फुटबॉल के मोमेंटम से। स्टोन का मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है किससे? फुटबॉल के मोमेंटम से। इसका मतलब स्टोन के मोमेंटम के ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कि जो इम्पैक्ट स्टोन क्रिएट करेगा अपने मोशन की वजह से वो ज़्यादा होगा किससे? इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होगा किससे? जो फुटबॉल इम्पैक्ट कॉज करेगी अपने मोशन की वजह से, जो फुटबॉल इम्पैक्ट कॉज करेगी अपने मोशन की वजह से। यानी कि आपने कहा था कि भैया स्टोन और फुटबॉल में से ज़्यादा डेंजरस कौन है? स्टोन वाला केस है। ज़्यादा डेंजरस कौन है? स्टोन वाला केस है। तो स्टोन का मोमेंटम फुटबॉल के मोमेंटम से क्या है? ज़्यादा है। इम्पैक्ट ज़्यादा कौन क्रिएट करेगा? स्टोन क्रिएट करेगा। तो मोमेंटम किसको डिफाइन करता है? इम्पैक्ट को डिफाइन करता है। मोमेंटम किसको डिफाइन करता है? इम्पैक्ट को, कि एक मास अपने, एक ऑब्जेक्ट अपने मास और वेलोसिटी की वजह से कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा उसको डिफाइन करता है मोमेंटम। सो आई होप एक आइडिया मिला होगा, राइट? नाउ लेट अस मूव टू अनदर एग्जाम्पल। सपोज क्या है कि मेरे पास सामने एक ट्री है जिस पे एक राइप मैंगो टंगा हुआ है। सामने एक ट्री है और उस पर एक राइप मैंगो टंगा हुआ है, और मेरे हाथ में एक गन की बुलेट, मेरे हाथ में क्या है? एक गन की बुलेट। अब मेरे पास गन नहीं है, बस बुलेट है। तो मैंने क्या करा? बुलेट ली, हाथ से फेंक के मारी, बुलेट ली, हाथ से मैंगो पे फेंक के मारी। लेकिन क्या हुआ? निशाना नहीं चुका, बुलेट मैंगो पे लगी है पर मैंगो टूटा नहीं। बुलेट जाके मैंगो पे लगी लेकिन मैंगो नहीं टूटा, क्योंकि बुलेट को मैंने किससे मारा था? हाथ से फेंक कर मारा था, बट मैंगो तो खाना है। तो मैंने सेम मास का क्या करा? सेम मास का बुलेट ले लिया और सेम मास का ले लिया स्टोन।
अब मैंने सेम मास के स्टोन को स्लिंग शॉट गुलेल पे लगाया और गुलेल को खींच के उस मैंगो को टारगेट किया और मैंगो पर मारा। अब की बार मैंगो टूट गया, अब की बार मैंगो टूट गया। जबकि दोनों ही केसेस में बुलेट और स्टोन का मास क्या था, सेम था। दोनों ही केसेस में बुलेट और स्टोन का मास क्या था, सेम था। अब डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है इनकी वेलोसिटी। इस केस में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है इनकी वेलोसिटी, क्योंकि बुलेट को आपने शॉट किया था हैंड से, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इस स्टोन के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। अगर इसकी V1 है और इसकी V2 है तो मुझे पता है कि हमारे केस में V2 जो है वो V1 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि V1 हाथ से फेंकी गई है और V2 जो है गुलेल से छोड़ी गई है, ठीक है ना। तो V2 जो है V1 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर मैं बुलेट का मोमेंटम लिखूँ, अगर मैं बुलेट का मोमेंटम लिखूँ तो वो कितना आएगा, दोनों का मास सेम है m, बुलेट का मोमेंटम आएगा mv1। और अगर मैं यहाँ पर इस स्टोन का मोमेंटम लिखूँ तो स्टोन का मोमेंटम कितना आएगा, मास सेम है mv2, क्योंकि v2 v1 से बड़ा है। तो आपने कहा था कि भैया जो स्टोन का मोमेंटम है वो बड़ा होगा किससे, बुलेट के मोमेंटम से। मतलब भैया स्टोन के पास मास है, बुलेट के पास मास है, दोनों के मास सेम है, लेकिन इम्पैक्ट पत्थर का ज़्यादा है गन की बुलेट से भी। क्यों, क्योंकि उनकी वेलोसिटी में डिफरेंट है, उनकी वेलोसिटी में डिफरेंट है। गन की बुलेट भले ही गन की हो पर छोड़ी तो हाथ से है, और पत्थर छोड़ा किससे गया है, गुलेल से, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है देन बुलेट। इम्पैक्ट किसने ज़्यादा किया, पत्थर ने ज़्यादा किया। किससे ज़्यादा किया, बुलेट से, क्योंकि पत्थर का मोमेंटम हमारे पास क्या आया, ज़्यादा आया। यानी कि मोमेंटम क्या डिफाइन कर रहा होता है, मोमेंटम डिफाइन कर रहा होता है कि एक मास जो कि मोशन में है, एक मास जो कि मोशन में है वो क्या इम्पैक्ट करेगा, इसको डिफाइन कर रहा होता है मोमेंटम, इसको डिफाइन कर रहा होता है मोमेंटम। सो आप लोग एग्री हैं कि स्टोन की वजह से जो इम्पैक्ट होगा वो बुलेट की वजह से इम्पैक्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमारे केस में स्टोन की वजह से जो इम्पैक्ट होगा वो बुलेट की वजह से हुए इम्पैक्ट से ज़्यादा आएगा। एग्री। सो हमने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि जो मोमेंटम P होता है, जो मोमेंटम P होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, पहला बॉडी के मास पे, दूसरा उसकी वेलोसिटी पे। मोमेंटम P जो होता है वो बॉडी के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और अपने ऑब्जर्वेशन से हमने ये पाया कि ये मास क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, बॉडी के मोमेंटम पे। मास क्या इम्पैक्ट करेगा, मास इन मोशन, मास इन मोशन क्या इम्पैक्ट करेगा, डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, मोमेंटम पे। जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा किसी बॉडी के पास, जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट बड़ा क्रिएट करेगी। उसका जितना कम मोमेंटम होगा उतना कम वो क्या करेगी, इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। एग्री। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन है कि बॉडी जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगी वो डिपेंड करता है उसके मोमेंटम पे। सो मोमेंटम क्लियर हुआ। नाउ लेट अस मूव टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, इफ an event, if an event happen in such a manner, if an event happen in such a manner, happen in such a manner so that where happen in such a manner where f net is equals to 0, then momentum of system of particles, then momentum of system of particles is same before the event, या to be precise is same just before the event and after the event,
जस्ट बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट। एग्री? क्या एग्री भैया? समझ तो कुछ आया नहीं, आपने लिखा क्या? राइट, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन, ये है फीलिंग जो कि अभी हम समझ रहे होंगे। ये कह रहा है कि अगर कोई इवेंट इस तरीके से होता है कि उस इवेंट में क्या होता है, एफ नेट जीरो होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से काम कर रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं सब मोशन में, और वो इस तरीके से कोलाइड करते हैं, उनके बीच में ऐसा कोई इवेंट होता है कि आफ्टर कोलिजन एक की वेलोसिटी कुछ और, एक की कुछ और, एक की कुछ और, मतलब पहले किसी और वेलोसिटी से चल रहे थे, टकराए, टकराकर कोई दूसरे से चलने लगा, कोई दूसरे से चलने लगा। तो हर केस में अगर एफ नेट जीरो है तो इवेंट कैसा होगा, वो क्या होगा उस इवेंट में, मोमेंटम जो है जस्ट बिफोर द इवेंट और जस्ट आफ्टर द इवेंट सेम रहेगा। जस्ट बिफोर द इवेंट और जस्ट आफ्टर द इवेंट, ऐसे केस में क्या होगा, मोमेंटम सेम रहेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमसे बोला है, मान लीजिए कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1, एक का मास m2, एक का मास m1, एक का मास m2। अब मान लीजिए कि m1 आ रहा है m2 की तरफ और m2 आ रहा है m1 की तरफ, m1 आ रहा है m2 की तरफ और m2 आ रहा है m1 की तरफ। अब क्या होगा, अगर आएंगे, अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, ये आ रहा है u1 वेलोसिटी से, ये आ रहा है u2 वेलोसिटी से, तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन। दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन। और कोलिजन के बाद क्या होगा, m1 अब u1 से तो नहीं जाएगा और m2 अब u2 से नहीं जाएगा, तो m1 की वेलोसिटी कुछ हो जाएगी v1। सपोज m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। तो m1 अब चलने लगा v1 से और m2 अब चलने लगा v2 से। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं और इनके बीच में होने वाला इवेंट क्या है, कोलिजन, आपस में टकराए। क्या किसी एक्सटर्नल फोर्स ने काम किया इनको टकराने के लिए? क्या किसी ने बाहर से इन्हें धक्का दिया? नहीं दिया। m1 कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, m2 कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, m1 कांस्टेंट से m2 कांस्टेंट से आपस में आके टकरा गए। अभी तक कोई फोर्स नहीं लगा है, आपस में आके टकरा गए। अब m1 v1 से चलने लगा, m2 v2 से चलने लगा, m1 v1 से चलने लगा, m2 v2 से चलने लगा। तो दोनों इस पूरे इवेंट में कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स आया? नहीं आया। कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स आया? नहीं आया। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोलिजन से जस्ट पहले जो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम था, इंडिविजुअल मोमेंटम इनके चेंज होंगे। m1 का मोमेंटम अब चेंज हो जाएगा, m2 का मोमेंटम अब चेंज हो जाएगा, जो कि उसका इनिशियल मोमेंटम सेम नहीं था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिफोर कोलिजन जो इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम था, बिफोर कोलिजन इस सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था, सेम होगा किसके, आफ्टर कोलिजन इस सिस्टम के टोटल मोमेंटम के। बिफोर कोलिजन इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम सेम होगा किसके, आफ्टर इस सिस्टम के टोटल मोमेंटम के। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, इफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स, नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है, किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो है, तो उस केस में जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो। इसका मतलब जो P फाइनल माइनस P इनिशियल आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो। इसका मतलब अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो है तो बॉडी का फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम। अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी का फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, राइट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वन मोर टाइम। लेट मी डुप्लीकेट दिस स्लाइड। ओके, अब क्या हुआ, मैंने इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर लिया, सो नो नीड टू वरी, राइट। लेट मी रिमूव ऑल दिस, राइट। अब क्या हुआ, दोनों मास के पास जो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या था, तो मैंने कहा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ
द सिस्टम, किसका? सिस्टम का। वो क्या था? उसको मैंने कहा पी आई। क्या कहा? पी आई। तो पी आई जो है उसमें m1u1 होगा, इस वाले मास का ऑब्जेक्ट। भाई इस सिस्टम में कितने मास हैं? 2। इस सिस्टम में कितने मास हैं? 2, एक m1 और एक m2, एक m1 और एक m2। m1 का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m1 इंटू u1। m1 का इनिशियल मोमेंटम होगा m1 इंटू u1, और m2 का क्या होगा? m2 इंटू u2, m2 इंटू u2। तो m1 का इनिशियल मोमेंटम m1 इंटू u1 और m2 का इनिशियल मोमेंटम m2 इंटू u2। लेकिन क्या होगा? ये नेगेटिव, क्योंकि ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब मैंने क्या कहा कि इस सिस्टम में आफ्टर कोलिजन, इस सिस्टम में आफ्टर कोलिजन, या अगर मैं कोलिजन की बात ही करूं तो मैं ये देख रहा हूं, इफ़ आई हैव सम एरो हेयर, मैंने ये देखा कि जब m1 m2 आपस में टकराते हैं, जब m1 और m2 आपस में टकराते हैं तो m1 ने m2 पे फोर्स लगाया F2, F2 ने m1 पे फोर्स लगाया F1। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना फोर्स m2 m1 पे लगाएगा उतना ही फोर्स m1 m2 पे लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो F1 है वो बराबर होगा किसके? F2 के। F1 बराबर होगा किसके? F2 के। बराबर होगा लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। m2 ने अगर उधर लगाया है तो m1 ने इधर लगाया, m2 ने लगाया उधर, m1 ने लगाया इधर, यानी कि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो बीच में मैं क्या लगा दूंगा? माइनस। बीच में मैं क्या लगा दूंगा? माइनस। अब फोर्स क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। रेडी? अब यार ये जो चेंज इन मोमेंटम है किसके मान लिया कि दोनों के कॉलिजन में टाइम लगा है, जितना टाइम m1 को लगा है उतना ही m2 को लगा है, तो दोनों चेंज इन टाइम क्या होंगे? सेम होंगे, कट गए। भाई कॉलिजन का टाइम दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए टकराने का टाइम सेम है, तो टाइम से टाइम कट गया। तो मैंने कहा कि जो चेंज इन मोमेंटम P1 है वो इक्वल आ रहा होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ P2 के। राइट? नाउ लेट मी हैव दिस स्लाइड वंस अगेन। अब क्या हुआ? अगेन ठीक है। अब क्या है? मैंने बोला कि यार डेल्टा P1 जो है वो बराबर आ रहे हैं डेल्टा P2 के। तो P1 क्या है? P1 है m1 के मास के चेंज इन मोमेंटम। तो मास m1 जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी है v1, मास m1 की फाइनल वेलोसिटी क्या है? v1, माइनस उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? m1 u1। फाइनल मोमेंटम था m1 v1, इनिशियल मोमेंटम था m1 u1। वो बराबर होगा किसके? नेगेटिव ऑफ, वो बराबर होगा किसके? सेकेंड मास के मोमेंटम m2 u2 के और फाइनल मोमेंटम m v2 के। राइट? तो वो होगा m2 v2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यही तो होता है, यही तो होता है क्या? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो m1 का फाइनल मोमेंटम था m1 v1, इनिशियल था m1 u1, तो फाइनल माइनस इनिशियल। m2 का फाइनल मोमेंटम था m2 v2, इनिशियल था m2 u2, तो फाइनल माइनस इनिशियल। एग्री? अब क्या करना है? सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, या माइनस m2 v2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस m2 u2। अब क्या? m1 v1 के पास अगर मैं भेज दूँ m2 v2 को, इस साइड आके वो किसका हो जाएगा? प्लस का। और m1 u1 को भेज दूँ राइट साइड, तो वो हो जाएगा प्लस का। साथ में क्या है? m2 u2। नाउ कैन यू ऑब्जर्व m1 v1 प्लस m2 v2, ये फाइनल मोमेंटम है किसका? इस पूरे सिस्टम का। इस पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। आफ्टर कोलिजन जो सिस्टम है पार्टिकल्स का, उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। और बिफोर कोलिजन जो इस सिस्टम का मोमेंटम था क्या था? m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। तो m1 v1 प्लस m2 v2 क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल मोमेंटम किसका है? ये सिस्टम का, इंडिविजुअल मोमेंटम नहीं है। और बराबर है ये किसके? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम किसके? सिस्टम के। सो क्या यही कह रहा था न्यूटन सेकंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
क्या कह रहा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, तो उस इवेंट में बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट जो मोमेंटम होता है क्या होता है, सेम होता है। उस इवेंट में अगर किसी इवेंट में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस इवेंट में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या होता है, सेम होता है, कंजर्व होता है, सेम होता है, कंजर्व होता है। इसी कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस हैव सम एग्जांपल्स हियर। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कह रहा है कि यहाँ पर नोट है, नोट क्या है, momentum of a system is conserved, momentum of a system is conserved। कंजर्व्ड का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या है, इक्वल है। कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है यानी कि उस सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम है और इनिशियल मोमेंटम क्या है वो इक्वल है। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड in a direction where f net is zero, where f net is zero। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन वाई के अलोंग लग रहा है, एक्स के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन वाई के अलोंग लग रहा है। तो अगर एक्स के अलोंग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इस सिस्टम का मोमेंटम केवल एक्स के अलोंग ही कंजर्व होगा, वाई के अलोंग आप इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। और अगर इसका मोमेंटम एक्स और वाई दोनों ही डायरेक्शन में इस पे लगने वाला एफ नेट जीरो है, एक इवेंट ऐसा हुआ जिसमें ना एक्स में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ना वाई में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो मोमेंटम दोनों ही डायरेक्शन में कंजर्व होगा। एग्री? तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए दो कंडीशन है। पहला सबसे मेजर कंडीशन कि एफ नेट जीरो होना चाहिए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्व करो। पहला एफ नेट जीरो, सेकेंड द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में एफ नेट जीरो है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा, अदर डायरेक्शन में नहीं। सो लेट अस हैव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज़ कर सकते हैं हम कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज़ के केसेस में, जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं। जस्ट अभी हमने देखा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन, जब हम गन से बुलेट को शूट करते हैं, जब हमने गन से बुलेट को शूट किया तो बुलेट को शूट करने में क्या हमने बाहर से धक्का दिया कि बुलेट आगे जा? नहीं, गन ने बुलेट को जो भी फोर्स लगाया वो सब इंटरनल फोर्स है, वो सब इंटरनल फोर्स है। गन और बुलेट के बीच की बात है, वो बुलेट गन से बाहर कैसे जा रही है वो गन और बुलेट के बीच की बात है, उसमें आपकी और हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर जीरो है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व का केस होगा। मजल वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट हम डील करेंगे क्या होता है। एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, जब एक बॉम्ब पड़ा हुआ है और वो एक्सप्लोड हो जाता है और अपने आप एक्सप्लोड हो रहा है, तो जब अपने आप एक्सप्लोड हो रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हुएंगे, कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन क्या बाहर से कोई रिस्पॉन्सिबल था उसको एक्सप्लोड कराने के लिए? क्या मैंने बाहर से उसे धक्का दिया या मैं उसको दबा दिया कि तू फट? नहीं। तो अगर मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं किया तो एक्सप्लोजन ऑफ अ बम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जांपल है। इन चारों एग्जांपल्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज़ के साथ। सो कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज़ में हमारे पास पहला केस आया ये, क्योंकि हमने जस्ट अभी डील किया। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ़ आफ्टर कॉलिजन दे स्टिक टू ईच अदर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। क्या कह रहा है, मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें दो पार्टिकल हैं, एक 5 किलोग्राम का दूसरा भी 5 किलोग्राम का, दोनों के मासेस क्या है, सेम। एक 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो दूसरा भी 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, दोनों बराबरी के हैं, राइट। तो आफ्टर कोलिजन वो आपस में जाकर जाते हैं चिपक। आ रहे थे 5 किलोग्राम का 5 किलोग्राम का, 3 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड से आए, टकराए, टकराने के बाद गए चिपक। अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये किस वेलोसिटी से चलेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आफ्टर द कोलिजन बिफोर द कोलिजन क्या होगा, जस्ट बिफोर द कोलिजन इवेंट क्या है, कोलाइड कर रहे हैं, इवेंट क्या है, टकरा रहे हैं। तो जस्ट बिफोर द टकराना और जस्ट आफ्टर द टकराना मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो निकालते हैं। तो आपने कहा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, आपने कहा m1 u1, इसका क्या है 5 इंटू थ्री प्लस m2 u2, अगला मास क्या है 5, लेकिन अगले मास की जो वेलोसिटी है वो क्या है नेगेटिव। क्यों -3? क्यों? क्योंकि आपने कहा अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है मेरे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो ये वाली डायरेक्शन क्या है
नेगेटिव है। तो ये वाला जो है इस तरफ आ रहा था, तो इसका क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम जो आ रहा है वो आ रहा है 15 माइनस 15 यानी कि 0। तो यानी कि इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। नो वरीज। फाइनल मोमेंटम क्या है, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, याद रखिए यहाँ पे मैं सिस्टम का फाइनल मोमेंटम लिख रहा हूँ, किसी एक मास का नहीं। मैंने इसका नहीं लिखा कि इसका पहले 15 था, 5 से 15 और इसका क्या है अब, नहीं। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की बात किसकी कर रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम की। तो अगर पूरे सिस्टम को मैं देखूँ तो इस पूरे सिस्टम का टोटल मास क्या है, इस पूरे सिस्टम का टोटल मास है 5 + 5। और वो मान लिया है मैंने मान लिया कि ये सिस्टम किससे चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, जो मुझसे पूछी गई है, ठीक है। तो अब इनिशियल फाइनल मोमेंटम सेम है। तो आपने कहा जो फाइनल मोमेंटम है वही इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम है 5 + 5 10v और इनिशियल मोमेंटम है 0। फाइनल मोमेंटम क्या है, 5 + 5 10v। तो इस केस में जो वेलोसिटी आ जाएगी इस सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इस केस में वेलोसिटी क्या आ रही है, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आफ्टर कोलिजन ये चलेंगे ही नहीं, आफ्टर कोलिजन ये चलेंगे ही नहीं। 5 किलोग्राम का पैकेट ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, टकराने के बाद रुक गए, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, 0। अंडरस्टूड। नेक्स्ट केस, मान लिया कि अब क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 100 ग्राम मास। मेरे पास दो मासेज हैं, एक 200 ग्राम का, एक 100 ग्राम का। 200 ग्राम का मास 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है इस तरफ, 100 ग्राम का मास 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है इस तरफ। दोनों आपस में टकराने के बाद क्या हुआ, 200 ग्राम का मास 2 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जाने लगा। तो पूछा जा रहा है कि अब 100 ग्राम का मास कितनी वेलोसिटी से चलेगा। इवेंट कौन सा है, कोलाइड कर रहे हैं। इवेंट कौन सा है, कोलाइड कर रहे हैं। तो जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होगा। जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मैं इनिशियल मोमेंटम लिख देता हूँ सिस्टम का। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है 200 ग्राम इंटू 3 मीटर पर सेकेंड, राइट, और प्लस 100 ग्राम इंटू -1। अब ये माइनस क्यों आया, समझ में आया, क्योंकि ये जा रहा है इस तरफ और मेरे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है। मेरे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव, और इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव। तो क्योंकि ये इस तरफ आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव ले ली मैंने। तो ये मोमेंटम आया 2 3 6 -100। इनिशियल मोमेंटम इस सिस्टम का आ गया 500। इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया, 500। एग्री। अब इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, सिस्टम कहाँ है, सिस्टम ये है पूरा, जिस सिस्टम में 200 ग्राम भी है और 100 ग्राम भी है। यहाँ पे सिस्टम क्या था, ये पूरा 200 ग्राम और 100 ग्राम। तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम वो आएगा, इसका क्या है 200 ग्राम इंटू 2, इसका है 200 ग्राम इंटू 2, और इसका क्या होगा 100 ग्राम इंटू वी। अब प्लस वी की माइनस वी, इधर जाएगा कि इधर जाएगा पता ही नहीं। तो मैं इसको फिलहाल किस में लिख रहा हूँ, वी लिख रहा हूँ। जब सॉल्व करूँगा तो पता लग जाएगा। तो ये आ गया फाइनल मोमेंटम। अब क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व है, यानी फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल। तो रख दो भाई, आपने का फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल। मोमेंटम कंजर्व क्यों है, क्योंकि कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि कोलिजन यहाँ पर क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व है, इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम क्या है, 500। नाउ ये हो गया 400 प्लस 100v इक्वल्स टू 500। सो 100v इज इक्वल्स टू 500 माइनस 400, that is again 100. So v is equals to 100 upon 100, 1 meter per second. v is equals to 1 meter per second. एग्री। यानी कि आफ्टर कोलिजन ये 100 ग्राम वाला 1 मीटर पर सेकंड से चलेगा, पर 1 मीटर पर सेकंड से इधर ही चलेगा। आपको कैसे पता, इधर क्यों नहीं चला, क्योंकि भाई प्लस में आया और उस तरफ डायरेक्शन क्या है, प्लस। एग्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन। तो क्या है, हमारे पास एक गन है, गन के अंदर एक बुलेट है,
हमारे पास एक गन है और गन के अंदर एक ही बुलेट है। वो गेम देखा आप लोगों ने कि ये आखिरी बुलेट है, या तेरी नाम की या मेरे नाम की, ठीक है। सो मेरे पास एक गन है जिसके अंदर एक बुलेट है। अब क्या हुआ, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। मेरे पास मास ऑफ बुलेट गिवन है 50 ग्राम, मेरे पास मास ऑफ गन गिवन है 4 किलोग्राम। तो मेरे से बोला रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बताइए। मैंने कहा गन और बुलेट के गन से फायर होने में बाहरी लोगों का दखल अंदाजी नहीं होती है। यानी कि गन से बुलेट निकली, उसमें बाहरी लोगों ने कुछ नहीं किया। बुलेट का गन को छोड़ के जाना दोनों के बीच का अपना अंतर का मामला है। रेडी, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर बुलेट गन को छोड़ के जा रही है तो वो उन दोनों के आपस का मामला है, उसमें बाहरी कोई दखल अंदाजी नहीं है। यानी कि एफ नेट 0 है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इवेंट का और जस्ट आफ्टर द मोमेंट, मतलब गन बुलेट के गन को छोड़ के जाने से पहले का मोमेंटम और बुलेट के गन को छोड़ने के जाने के बाद का मोमेंटम दोनों क्या होंगे, कंजर्व होंगे। सो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम देखूँ इस सिस्टम का तो क्या है, वो क्या है, वो 0 है। क्यों वो 0 क्यों है, क्योंकि वो 0 क्यों है, क्योंकि गन भी क्या है, रेस्ट पे है, बुलेट भी क्या है, रेस्ट पे है। तो इस सिस्टम में, इस सिस्टम के अंदर वेलोसिटी इनिशियल 0 है, मास भले ही हो, यानी कि ये रेस्ट पे है सिस्टम। तो जब सिस्टम रेस्ट पे है तो मोमेंटम तो m इंटू बी होता, v0, मोमेंटम 0। तो ये क्या है, 0, क्योंकि सिस्टम क्या है, रेस्ट पे। आफ्टर द फायर क्या हुआ, गन जा रही है 35 मीटर, बुलेट जा रही है 35 मीटर पर सेकंड से, और बुलेट का मास है 50 ग्राम। अगर बुलेट जा रही है 35 मीटर पर सेकंड से, तो क्या गन भी जा रही होगी आगे या पीछे, जा रही होगी। हम सबको पता है कि गन पीछे की तरफ आती है और उसकी जो वेलोसिटी है वही हमें निकालनी है। गन पीछे किस वेलोसिटी से जाएगी, अगर बुलेट आगे 35 मीटर पर सेकंड से जा रही है, वही वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो मैंने कहा फाइनल मोमेंटम इस सिस्टम का क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या है। आपने कहा गन का मास कितना है, मैंने कहा कैपिटल एम। उसकी वेलोसिटी कितनी है, मैंने कहा रिकॉइल वेलोसिटी है उसकी, प्लस रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, किस वेलोसिटी से गन पीछे जा रही है, दैट इज ओनली रिकॉइल वेलोसिटी। बुलेट का मास कितना है, आपने कहा 50 ग्राम। अब बुलेट किस वेलोसिटी से जा रही है, आपने कहा 35 मीटर पर सेकंड से। क्योंकि ये बुलेट ग्राम में है तो इसका मास किस में कर दिया, किलोग्राम में, डिवाइड बाय 1000। क्या गन का मास गिवन है 4 किलोग्राम। तो ये क्या आ गई, मेरे पास वेलोसिटी आ गई, रिकॉइल आ गई नहीं, अभी तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट। तो भाई 0 से 0 गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है जी। तो यहाँ आ गया 4 टाइम्स रिकॉइल वेलोसिटी प्लस 35/20, ये आ गया इसका फाइनल मोमेंटम। अब इस इवेंट में मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। इस इवेंट के अंदर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, ठीक है जी। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर मोमेंटम कंजर्व है, सो लेट मी हैव अ डुप्लीकेट स्लाइड हियर, लेट मी रिमूव ऑल दिस। सो हमने कहा अगर मोमेंटम कंजर्व है तो जो फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर है। और फाइनल मोमेंटम क्या था, आपने कहा था 4 टाइम्स रिकॉइल वेलोसिटी प्लस 35/20 इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, 0। इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, 0। नाउ रिकॉइल वेलोसिटी क्या आ जाएगी इसकी, दैट विल बी -35/20, प्लस वाला उधर गया माइनस में, और इंटू में कौन आ गया, 4। इंटू में कौन आ गया, 4। और इंटू में कौन आ गया, 4, राइट। अब कैलकुलेट कीजिए और आंसर लाइए। कैलकुलेशन इज नॉट माई पार्ट, दैट इज योर आंसर। सो बुलेट रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट करके आ जाएगी। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है साइन नेगेटिव है, यानी कि गन जो है इस डायरेक्शन में जा रही होगी विद सम वेलोसिटी। अंडरस्टूड, आई होप you all are understood. Now let's move to our next topic, muzzle velocity. Now what is this muzzle velocity? So let us first define what is muzzle velocity.
मजल वेलोसिटी क्या होता है? मजल वेलोसिटी is velocity of bullet with respect to, याद रखिए मजल वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी होती है, रिकॉइल वेलोसिटी गन की वेलोसिटी होती है। मजल वेलोसिटी बुलेट की होती है, रिकॉइल वेलोसिटी गन की होती है। तो वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायर, यानी कि जब बुलेट गन को छोड़ के चली जाती है, तो क्या होता है? बुलेट आगे जा रही है, गन पीछे जा रही है, बुलेट आगे जा रही है, गन पीछे जा रही है। गन के पीछे जाने की वेलोसिटी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। गन किस वेलोसिटी से पीछे जा रही है? रिकॉइल वेलोसिटी। बुलेट किस वेलोसिटी से जा रही है? वो दो हो सकती है। पहली, जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर देख रहा है कि यार 35 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। दूसरी, गन को बुलेट की वेलोसिटी क्या दिख रही है, गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी क्या है, वो मुजल वेलोसिटी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है इफ द बुलेट लीव्स द गन विद मजल वेलोसिटी ऑफ यू, कह रहा है बुलेट की वेलोसिटी यू है, लेकिन ये जो वेलोसिटी यू है ये गन के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में है? गन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये नहीं है। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अगेन क्या कह रहा है? गन किस वेलोसिटी से रिकॉइल होगी ये बताइए। क्या इवेंट सेम है? क्या एक्सटर्नल दखल अंदाजी है? नहीं, दखल अंदाजी नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा? सेम। क्या ये मोशन सिस्टम जो है रेस्ट पे, इसका कोई मोशन है? नहीं है। ना गन चल रही है ना बुलेट चल रही है। इस सिस्टम में दो लोग हैं, एक गन एक बुलेट। इनिशियल केस में ना गन चल रही है ना बुलेट चल रही है, तो मोमेंटम क्या है? जीरो। तो मैंने कहा इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम अगेन क्या है? जीरो, क्योंकि ये सिस्टम कहाँ है? रेस्ट पे। सिस्टम कहाँ है? रेस्ट पे। फाइनल मोमेंटम अगर मैं इस सिस्टम का लिखूं तो वो क्या है? सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, सो डैट इज गन का मोमेंटम। आपने कहा गन की मास है m और उसकी वेलोसिटी है रिकॉइल, प्लस बुलेट का मोमेंटम। आपने कहा बुलेट का मास है m और उसकी वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ u? नो, क्योंकि u जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। यहाँ पर u क्या है? मजल वेलोसिटी है, और मजल वेलोसिटी मतलब ये गन के रिस्पेक्ट में। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन क्या है? u। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, दैट इज u। नाउ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा, राइट। नाउ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मुझे चाहिए, ताकि मैं फॉर्मूले में लिख सकूँ, ये मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ गन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी। तो आपने कहा ये है माइनस ऑफ वी रिकॉइल। माइनस क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? उस तरफ, इक्वल्स टू यू। सो यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गई। मेरे पास क्या आ गई? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ रही है? वो आ रही है, अगर मुझे ये चाहिए, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। वो कि u माइनस वेलोसिटी रिकॉइल, वो क्या आ रही है? u माइनस रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है जी। अगर इतना समझ में आया तो मैंने क्या करा, मुझे चाहिए था फाइनल मोमेंटम और मुझे चाहिए थी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मुझे मिली थी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, जो कि क्या थी? मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, राइट। तो मेरे पास थी मजल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने उसको क्या कर दिया? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले आया। अगर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई तो वो इस फॉर्मूले में रखी जा सकती है, वो इस फॉर्मूले में रखी जा सकती है। तो मैं इस फॉर्मूले को अगले पेज पे लेकर जाता हूँ। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास है एक गन, एक फायर, एक बुलेट। तो मैंने कहा कि वेलोसिटी, जो फाइनल मोमेंटम आया वो आया गन का मास, गन की रिकॉइल वेलोसिटी प्लस
बुलेट का मास और बुलेट की ये माइनस में होगी क्योंकि रिकॉइल इस डायरेक्शन में, रिकॉइल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये आएगी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्या आई थी ये आई थी u माइनस वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, u माइनस वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। यही तो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी निकाली वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आई थी, u माइनस वेलोसिटी रिकॉइल। तो यही है। अब फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम को बराबर कर देते हैं। ये बराबर होगा किसके, इनिशियल मोमेंटम के, यानी कि ये होगा 0 के बराबर, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। सो माइनस m रिकॉइल वेलोसिटी प्लस स्मॉल m इंटू यू माइनस m इंटू रिकॉइल वेलोसिटी। यहाँ तक समझ आया। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने कहा था कि मुझे चाहिए रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कि मुझे पूरे क्वेश्चन में किसे सेपरेट करना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन को सेपरेट करना है। तो मैंने कहा कि अगर मैं माइनस ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ रहा है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और यहाँ पर क्या बचा m इंटू यू। तो रिकॉइल वेलोसिटी मेरे पास क्या आ रही है, प्लस एम यू इधर आके हो गया माइनस एम यू, माइनस रिकॉइल वेलोसिटी कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या आ गई, हमारे पास गन की रिकॉइल वेलोसिटी आ गई क्या, एम यू अपॉन एम प्लस एन, एम यू अपॉन एम प्लस एन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वाई, क्यों, क्योंकि जब भी आपके पास गन की मजल वेलोसिटी दे रखी हो, बुलेट की क्या दे रखी हो, मजल वेलोसिटी, जब भी आपके पास बुलेट की मजल वेलोसिटी दे रखी हो तो जो मोमेंटम कंजर्व करना होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे इस फॉर्मूले में यहाँ पर यू लिख देते हैं, बच्चे इस वेलोसिटी को क्या लिख देते हैं, यू, और क्वेश्चन हो जाता है गलत, क्योंकि वो वेलोसिटी जो है वो गन के रिस्पेक्ट में, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो सिंपली आप इस फॉर्मूले को याद रखिए कि जब भी आपको मजल वेलोसिटी दे रखी है तो रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस एम। नाउ सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन, राइट। A muzzle velocity of a cannon shell of mass 5 किलोग्राम is 300 मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्या कह रहा है कि मेरे पास एक कैनन है, उससे एक तोप का गोला छोड़ा गया जिसका मास क्या था, जिसका मास था 5 किलोग्राम, जिसका मास क्या था 5 किलोग्राम, और उस 5 किलोग्राम में जो छोड़ा गया है वो 300 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा गया, 300 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा गया, और ये 300 मीटर पर सेकेंड क्या है, मजल वेलोसिटी है, यानी कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, यानी कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। एग्री, क्योंकि उसने बोला है ये मजल वेलोसिटी है, मजल वेलोसिटी ऑफ अ कैनन शेल, यानी कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, कैनन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिकॉइल मोमेंटम ऑफ द कैनन। इस टैंक की बात कर रहा है, यानी कि ये टैंक, इस कैनन का मुझे चाहिए रिकॉइल मोमेंटम, क्या चाहिए मुझे इस कैनन का क्या चाहिए, रिकॉइल मोमेंटम, मुझे कैनन का चाहिए रिकॉइल मोमेंटम। तो वो क्या होगा, कैनन का मास इंटू उसकी रिकॉइल वेलोसिटी, कैनन का मास इंटू उसकी रिकॉइल वेलोसिटी। अब इसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या है, इसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या है यार, ये तो गन की तरह ही दिख रहा है। तोप छोड़ा, गोला छोड़ा तो तोप पीछे की तरफ गई, बुलेट आगे गई, गन पीछे गई, गोला आगे गया तोप पीछे गया, गोला आगे तोप पीछे, बुलेट आगे गन पीछे, यानी कि इसकी रिकॉइल वेलोसिटी वही है जो कि अभी अभी हम देख के आए, कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू यू अपॉन कैपिटल M प्लस एम। तो मजल वेलोसिटी के केस में सीधा सीधा हमें फॉर्मूला याद था, अभी देखा था, कहाँ देखा था, यहीं देखा था, हियर इट इज़, राइट। सो अगर हमने देखा है तो हमें सिंपली फॉर्मूला याद है। अब क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास इस कैनन का जो कैपिटल मास m है वो गिवन नहीं है, राइट। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, डेनोमिनेटर में इस m को इग्नोर करने जा रहा हूँ, मैं डेनोमिनेटर में इस m को इग्नोर करने जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि भैया अगर आप एक बहुत बड़े मास में एक छोटा सा मास ऐड करो तो उसका जुड़ना ना जुड़ना एक ही बराबर है, राइट। मैं दुकान पर गया चीनी लेने, उसने मुझे 999 ग्राम चीनी दी, 1 किलो चीनी मैंने मांगी थी, 999 ग्राम उसने चीनी दी, तो कितने ग्राम उसने चीनी कम दी,
1 ग्राम कम दी, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसने मुझे 999 ग्राम चीनी दी, तो 1 ग्राम चीनी के पीछे क्या मैं उससे बहस करूँगा? आई विल नॉट। या अगर 1 किलो चीनी मांगी है और उसने 1002 ग्राम चीनी तोल दी है, 1002 ग्राम चीनी तोल दी है, तो क्या वो उसमें से निकालेगा? बनिया है, निकाल भी सकता है, आई डोंट थिंक सो। क्या वो उसमें से निकालेगा? आई डोंट थिंक सो। सो मैंने कहा कि यार उसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उस चीनी को निकालने में उसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और मेरे को 1 ग्राम कम मिलने में मेरा भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। यानी कि छोटा सा मास बहुत बड़े मास के सामने बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला नहीं है, इसको मैंने कर दिया इग्नोर। सो यहाँ पर एम यू अपॉन में क्या बचा? कैपिटल एम, और कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। अब एम इंटू यू बचा है। यहाँ पर मेरे पास जो मोमेंटम आया रिकॉइल का वो क्या आया? स्मॉल एम इंटू यू। नाउ स्मॉल एम की वैल्यू तो गिवन है 5 किलोग्राम, स्मॉल एम की वैल्यू तो गिवन है, और यू की वैल्यू भी गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड। सिंपली रखिए 5 इंटू 300, और ये हो गया 1500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट? दिस इज व्हाट। तो सिंपली फॉर्मूले से, रिकॉइल वेलोसिटी के फॉर्मूले से क्वेश्चन इजी हो गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो सकता था, राइट? नाउ वी हैव द अनदर केस on conservation of linear momentum, that is the explosion of bomb. So let us see some example. Here it is. क्या कह रहा है? Bomb is initially at rest. बॉम्ब इनिशियली क्या था? रेस्ट पर था, शांत बैठा हुआ था, बट उसके अंदर कोई रिएक्शन चल रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ? इट फ्रेगमेंटेड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स एज शोन इन फिगर। यानी कि ये 3 किलोग्राम का एक बॉम्ब था जिसका वेट था 3 किलोग्राम। अब जब ये फटा तो 1-1 किलोग्राम के इसके 3 हिस्से हुए। इसके 1-1 किलोग्राम के कितने हिस्से हुए? 3। फाइंड आउट द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट ऑफ द बॉम्ब। यानी कि 3 हिस्से थे, जिसमें से एक हिस्सा 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे गया 1 किलोग्राम का, दूसरा हिस्सा जो है वो 5/√2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री के एंगल पे एक्सप्लोड हुआ, राइट? अब वो पूछ रहा है कि जो तीसरा हिस्सा है कितनी वेलोसिटी से एक्सप्लोड हुआ और किस डायरेक्शन में एक्सप्लोड हुआ, ये आपको बताना। सो हमने कहा कि बिफोर एक्सप्लोजन ये बॉम्ब कहाँ पर था? रेस्ट पर था। तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? 0, क्योंकि बिफोर एक्सप्लोजन ना तो ये 1 किलोग्राम का मास चल रहा था, ना ये चल रहा था, ना ये चल रहा था, ये पूरा सिस्टम ही नहीं चल रहा था, तो रेस्ट पे था, मोमेंटम क्या हो गया? 0। बट आफ्टर एक्सप्लोजन मैंने ये देखा कि ये जो 5√2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री पर निकला है, इसकी एक्स एक्सिस में डायरेक्शन क्या है? इसकी एक्स एक्सिस में वैल्यू क्या है? 5/√2 cos 45 डिग्री, राइट? और इसकी वाई एक्सिस में डायरेक्शन क्या है? इसकी वाई एक्सिस में वैल्यू है 5/√2 sin 45 डिग्री, राइट? सो दोनों ही एक्स और वाई में इसकी वैल्यू आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों ही डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 5 मीटर पर सेकेंड। एग्री? गुड। अब अगर मैं यहाँ दोबारा से देखूँ, मैंने कहा इस सिस्टम पे एक्स एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 है और वाई एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस सिस्टम का एक्स में भी इनिशियल मोमेंटम 0 होगा और वाई में भी इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, राइट? जब ये बॉम्ब पड़ा हुआ था रेस्ट पे, तो ना तो इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगा ना वाई में लगा, तो दोनों ही डायरेक्शन में इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। और क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड हुआ है, तो यहाँ पे एफ नेट 0 है, मोमेंटम कंजर्व होगा। यानी कि अगर मैं इस एक्सप्लोडेड पार्ट का एक्स डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम लिखूँ, वो आएगा ये 1 किलोग्राम का मास एक्स में कितना चला? 5 मीटर पर सेकेंड से। ये 1 किलोग्राम का मास एक्स में कितना चला? 0। चला ही नहीं, क्योंकि ये तो नीचे -y में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? नीचे -y में, तो एक्स में तो चला ही नहीं। और ये 1 किलोग्राम का मास एक्स में किस स्पीड से गया? मुझे पता ही नहीं। ये 1 किलोग्राम का मास एक्स में किस स्पीड से गया? मुझे पता ही नहीं। तो मैंने उसको लिख दिया vx, तो फाइनल मोमेंटम आ गया 5 + vx। तो ये फाइनल मोमेंटम है इस सिस्टम का x के अलोंग। अब y के अलोंग क्या है? आपने कहा इसका y के अलोंग क्या है, तो दोबारा से देखते हैं। सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं? 3, 1 1 1। तो मैंने कहा ये जो 1 किलोग्राम का है ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है प्लस j कैप में। ये 1 किलोग्राम का
-5 से जा रहा है, राइट, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। और ये 1 किलोग्राम का वाई में किस स्पीड से चल रहा है, चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, आई डोंट नो। तो मैंने इसको बोल दिया कि इसकी वेलोसिटी है वी वाई, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर आया 5 - 5 प्लस वी वाई, और 5 - 5 तो कट गए। तो मेरे पास इस सिस्टम का जो y के अलोंग नेट मोमेंटम आ रहा है वो कितना आ रहा है, वी वाई, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, तो जितना x में इनिशियल था उतना x में फाइनल होगा, जितना x में y में इनिशियल था उतना y में फाइनल होगा। सिंपली क्या करेंगे, इनको इक्वल कर देंगे, सिंपली क्या करेंगे, इनको इक्वल कर देंगे। तो जो इनिशियल मोमेंटम x के अलोंग था वही होगा फाइनल मोमेंटम x के अलोंग, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है, और जो इनिशियल मोमेंटम y के अलोंग था वही होगा फाइनल मोमेंटम y के अलोंग, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है। तो इनिशियल मोमेंटम x के अलोंग सिस्टम का क्या था, 0, और y के अलोंग मतलब फाइनल क्या था, 5 + x, 5 + vx। फाइनल मोमेंटम क्या था इसका, 0। इनिशियल मोमेंटम y के अलोंग क्या था, 0, और फाइनल मोमेंटम क्या था, वी वाई। फाइनल मोमेंटम क्या था, वी वाई। तो वी वाई की वैल्यू तो डायरेक्ट ही आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि y के अलोंग वो चल ही नहीं रहा है, y के अलोंग जो थर्ड पार्टिकल है वो चल ही नहीं रहा है, क्योंकि वी वाई किसकी थी, इस थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी थी। तो यानी कि ये ना y में ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। नाउ x के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है, दैट इज़ -5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं इस थर्ड पार्टिकल की बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि ये जो है ना तो y में जा रहा है ऊपर ना नीचे, सिंपली जा रहा है -i कैप में विद द वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? So that's all for today, guys. We have discussed collision of two bodies, recoil velocity of a gun, muzzle velocity of a bullet, and explosion of two bombs. I hope you all enjoyed this lecture, and I will meet you in the next lecture. Till then, take care. Goodbye.